All right, kids, welcome back to the online class. So here we are with our second monthly test review. As you all know, your second test have been conducted last week. तो आज हम उसका रिव्यू अटैम्प्ट करने जा रहे हैं. हमारे पास दो सवाल हैं टेस्ट में. वेरी क्विकली, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस सेल, second question of partnership dissolution. All right, let's quickly start the review. So, question number one, Ada and Brian had been in partnership for 30 years, sharing profits and losses in the ratio of 3:2, respectively. ठीक है? They agreed to sell their business to W Limited on 1st January 2025. W Limited took over all the assets except cash at bank. Trade payables were fully settled by the partnership at $76,000. तो सर यहां पर जो पहला पैराग्राफ है हमारे पास, उसको देखकर, उसको पढ़ के मुझे ये समझ आ गया कि एडा और ब्राइन अपने बिजनेस को डब्ल्यू लिमिटेड को सेल कर रहे हैं. तो डब्ल्यू लिमिटेड सारे एसेट्स टेक ओवर कर रहा है सिवाय कैश एट बैंक के, और सिर्फ एसेट्स टेक ओवर कर रहा है, लाइबिलिटीज टेक ओवर नहीं कर रहा. और अगर कोई और लाइबिलिटीज है तो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि भैया जो ट्रेड पेबल्स हैं उन्हें पार्टनर्स खुद सेटल कर रहे हैं $76,000 में. पार्टनर्स आर पेइंग $76,000 टू द ट्रेड पेबल्स. वो ट्रेड पेबल्स को $76,000 पे कर रहे हैं. और कौन पे कर रहे हैं? पार्टनर खुद पे कर रहे हैं. That means W Limited is only taking over assets or assets except cash at bank. तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड की गई है एडा एंड ब्राइन की. हमें एडा एंड ब्राइन की एसओएफपी प्रोवाइड की गई है. तो सर क्या एसओएफपी है? नोट कीजिएगा. नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल्स हैं. करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है और कैश एट बैंक है. नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. इक्विपमेंट डब्ल्यू लिमिटेड टेक ओवर कर रही है. इक्विपमेंट डब्ल्यू लिमिटेड टेक ओवर कर रही है. मोटर व्हीकल्स डब्ल्यू लिमिटेड टेक ओवर कर रही है. इन्वेंट्री डब्ल्यू लिमिटेड टेक ओवर कर रही है. ट्रेड रिसीवेबल्स डब्ल्यू लिमिटेड टेक ओवर कर रही है. लेकिन कैश एट बैंक टेक ओवर नहीं कर रहे. इसके बाद कैपिटल अकाउंट है. एडा ने इन्वेस्ट किया हुआ था 2 लाख रुपए और ब्रायन ने इन्वेस्ट किया हुआ था 1.5 लाख रुपए. उसके बाद करंट अकाउंट, तो एडा का करंट अकाउंट नेगेटिव नेगेटिव है 10,000. एडा का करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज अ नेगेटिव करंट अकाउंट. सर ये नेगेटिव करंट अकाउंट है. और ब्रायन का करंट अकाउंट पॉजिटिव है 5,000. इसका मतलब एडा हैज टू पे बिजनेस and Brian has to receive from business. Ada has to pay the business and Brian has to receive from the business. तो सर ये हो गई हमारे पास करंट अकाउंट की वर्किंग. उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं. 77,000 के ट्रेड पेबल्स हैं. नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. ट्रेड पेबल्स आर नॉट बीइंग टेकन ओवर बाय लिमिटेड कंपनी. they are being paid by the partnership business themselves. और मुझे एक चीज रिकॉल हो गई यहाँ पे कि सर whenever any asset or liability, whenever as any asset or liability, especially चलो बात करते हैं whenever trade receivable और trade payable, whenever trade receivable और trade payable, if they are not being taken over by limited company, अगर एक लिमिटेड कंपनी ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल को टेक ओवर नहीं कर रही, तो देन द क्वेश्चन स्टैंड्स एज ऑफ डिसोल्यूशन. फिर डिसोल्यूशन वाली एंट्री सामने आ जाती है कि क्या रिसीवेबल और पेबल फुल पे और रिसीव हो रहे हैं या नहीं. अगर वो फुल हो रहे हैं तो फिर उन्हें रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम. और अगर वो फुल कलेक्शन या फुल पेमेंट नहीं हो रही तो हम उन्हें रियलाइजेशन में लेके जाएंगे. यहां एक चीज देख लो, 77 ट्रेड पेबल्स थे, 77,000 के ट्रेड पेबल्स थे,
लेकिन पेमेंट हुई थी 76,000 की। इसका मतलब हम इसे रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। दैट मीन्स हम इस एंट्री को, हम ट्रेड पेबल की वर्किंग को रियलाइजेशन में लेके जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग देम द फुल अमाउंट। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हिसाब उनसे पूरा हो रहा है लेकिन पैसे पूरे नहीं जा रहे। हिसाब पूरा हो रहा है लेकिन पैसे पूरे नहीं जा रहे, इसलिए हम रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। आगे कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय डब्ल्यू लिमिटेड वॉज एग्रीड अपॉन एज। तो सर जो एसेट्स डब्ल्यू लिमिटेड ने टेक ओवर किए हैं, जो एसेट्स डब्ल्यू लिमिटेड ने टेक ओवर किए हैं, उसमें इक्विपमेंट है 174,000 की वैल्यू पर। तो अब मैं आपके सामने एक वर्किंग कर रहा हूं, मैं आपके सामने सिंपल सी एक वर्किंग कर रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू टेक ओवर कर रहे हैं 174,000 पे, सर उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 186,000। इक्विपमेंट की वैल्यू 186,000 बनती थी। नोट कीजिएगा, इक्विपमेंट की वैल्यू 186,000 बनती थी, लेकिन 174 पे टेक ओवर किया। सर इक्विपमेंट के टेक ओवर पे 12,000 का लॉस हो रहा है। इक्विपमेंट के टेक ओवर पे 12,000 का लॉस हो रहा है। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स 48,000 की टेक ओवर हुई और मोटर व्हीकल की वैल्यू थी 55,000। तो भैया मोटर व्हीकल पे भी 7,000 का लॉस हो रहा है। ये देखिएगा, मोटर व्हीकल की वैल्यू बनती थी 55,000 और 48,000 में टेक ओवर किया है। इसका मतलब मोटर व्हीकल पे भी पार्टनरशिप को 7,000 का लॉस हो रहा है। इन्वेंट्री टेक ओवर हुई 89,000 पे, जबकि इन्वेंट्री की वैल्यू थी 73,000। इन्वेंट्री की वैल्यू थी 73,000, 89,000 पे टेक ओवर हुई, इसका मतलब है 16,000 का फायदा हुआ इन्वेंट्री के ऊपर। ट्रेड रिसीवेबल्स जिनसे कलेक्ट करने थे 91,000, डब्ल्यू लिमिटेड ने, नहीं सॉरी, जिनसे कलेक्ट करने थे 94,000, डब्ल्यू लिमिटेड ने उसे 91,000 की वैल्यू दी। 94,000 कलेक्ट करने थे, 91,000 की वैल्यू दी, तो सर 3,000 का यहां पर नुकसान हो रहा है। यह आप नोट कर लो, मैंने आपके सामने प्रॉफिट और लॉस ऑन एसेट्स टेकन ओवर बाय लिमिटेड कंपनी निकाला है, अभी पूरा प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाला है। यहां पे अभी ट्रेड पेबल्स की भी वर्किंग रहती है, ट्रेड पेबल्स की वर्किंग भी आएगी अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है। और मुझे आगे देखना है कि कोई डिसोल्यूशन कॉस्ट वॉस्ट तो नहीं है और इसके अलावा, वो चेक करना है। चलें आगे चलते हैं। बहरहाल एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ हमारी वर्किंग समझ आ रही है। अच्छा एक चीज और, मैं इधर एक और वर्किंग आपके सामने करूंगा, एक और वर्किंग आपके सामने करूंगा, ये भी नोट कीजिएगा। जरा मैं इन चारों एसेट्स की वैल्यू तो निकालूं, इन चारों एसेट्स की वैल्यू तो निकालूं। 174,000 प्लस 48,000 प्लस 89,000 प्लस 91,000। सर डब्ल्यू लिमिटेड ने इन चारों एसेट्स को 4,02,000 की वैल्यू दी है। डब्ल्यू लिमिटेड ने इन चारों एसेट्स को 4,02,000 की वैल्यूएशन दी है। आगे नोट कीजिएगा, द वैल्यू ऑफ गुडविल of the partnership was agreed at 3 times the average profit for the past 3 years. Okay, कह रहा है जो गुडविल की वैल्यू तय की गई, गुडविल की वैल्यू जो तय की गई, पार्टनर्स की गुडविल, पार्टनरशिप बिजनेस की गुडविल, वो पिछले 3 प्रॉफिट का एवरेज, वो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज बोला। द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द पास्ट 3 years वर 37,100, 41,300 एंड 44,600। इसका मतलब यह है कि सर इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 करना है।
इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 करना है, तभी हमें इनका एवरेज मिलेगा। इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 करना है। 123,000 गौर से देखिएगा, 123,000 डिवाइड बाय 3 हुआ। पहले तो इधर देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट विच इज 41,000, और इसका 3 टाइम्स गुडविल तय किया गया है। 3 टाइम्स, तो सर इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा 123,000। सर मैंने ये आपको शॉर्टकट नहीं दिखाया, कंप्लीट स्टेप दिखाया। हालांकि मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकता था, मुझे तो पता था ना कि क्या आंसर है या क्या वर्किंग होगी। मैं बोल सकता था भैया इस तीनों को ऐड कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज मिलेगा, फिर 3 टाइम्स है तो इस यही तीनों का टोटल ही हो गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे लेट सपोज एग्जामिनर कहता है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फिर डिवाइड बाय 3 करके मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ता। एग्जामिनर कहता है मिसाल के तौर पे 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, तो पहले डिवाइड बाय 3 करना पड़ता, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ता। तो जितने सालों का प्रॉफिट दिया है उतने नंबर ऑफ ईयर्स से टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहां एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का कह रहे हैं 3 टाइम्स। अब ये 4 टाइम्स हो 2 टाइम्स हो, आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। बहरहाल गुडविल सामने आ गई, 1,23,000 की गुडविल और 4,02,000 के एसेट्स वो टेक ओवर कर रहा है। आगे नोट कीजिएगा, कह रहा है द परचेज कंसिडरेशन was fully satisfied by the issue of new ordinary shares of W Limited at a value of 1.75 per share. ओके अब ये अब मुझे अभी तक कहीं पे भी डब्ल्यू लिमिटेड के शेयर की पार वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका एक शेयर कितने डॉलर का है। एज ऑफ राइट नाउ मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर समझ आ गया कि वो लिमिटेड कंपनी अपना हर एक शेयर 1.75 डॉलर पे ग्रांट कर रहा है पार्टनरशिप को परचेस कंसिडरेशन के बदले में। परचेस कंसिडरेशन में वो तमाम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर रहे हैं। अच्छा आगे देखिएगा, द शेयर्स वर टू बी एलोकेटेड टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है उस हिसाब से ये डिवाइड होगा। बिफोर द टेक ओवर डब्ल्यू लिमिटेड हैड $5 million ओके, यहां पे मुझे $1 पार वैल्यू पता चल गई। यहां पे मुझे कंपनी की पार वैल्यू पता चल गई। तो पार वैल्यू कंपनी की $1 है, इसका मतलब कंपनी 0.75 प्रीमियम पे पार्टनर्स को शेयर ऑफर कर रही है। नाउ वी डोंट नो अबाउट द मार्केट वैल्यू, राइट? वी डोंट नो अबाउट द मार्केट वैल्यू के मार्केट वैल्यू क्या है। हो सकता है मार्केट वैल्यू $1.8 हो सकता है, मार्केट वैल्यू 1.85 हो, ये भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू 1.75 हो। वी डोंट नो येट। बहरहाल पार वैल्यू से ऊपर प्रीमियम पे शेयर ऑफर किया जा रहा है। नाउ स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन गुडविल एंड अ टेंजिबल एसेट। तो आप देखो 3 डिफरेंसेस हमसे मांग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस वर्ड पे बराए मेहरबानी फोकस कर लें। कह रहा है स्टेट, स्टेट या स्टेट लिखा है, एक्सप्लेन नहीं लिखा। यहां स्टेट लिखा है, एक्सप्लेन नहीं लिखा। ये लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। स्टेट बोला है और 3 डिफरेंसेस बोले हैं, तो सर कैसे निकालेंगे 3 डिफरेंसेस? नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, कितना सिंपल से 3 डिफरेंसेस है हमारे पास। यहां देखिएगा, गुडविल
value is subjective, whereas tangible asset value is ऑब्जेक्टिव। तो सर हमारे पास जो टैंजिबल एसेट की वैल्यू है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो कंफर्म होती है, डेफिनेट होती है, लेकिन गुडविल तो ओपिनियन बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड है। इसके बाद गुडविल हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस वेयर एज tangible asset physically एग्जिस्ट। तो आप देखो गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन टैंजिबल एसेट की फिजिकल एग्जिस्टेंस है। गुडविल कैन नॉट बी गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। गुडविल को आप अलग से बेच नहीं सकते कि यार ये आप मेरी गुडविल ले लो, ना ना ना। बिजनेस के साथ गुडविल जाएगी, गुडविल बिजनेस के साथ अटैच है। बट वेयर एज tangible asset कैन बी। तो आप देखो टेंजिबल एसेट को आप अलग से बेच सकते हो। तो सर आपको सिर्फ स्टेट करने थे, एक्सप्लेनेशन की जरूरत यहां नहीं है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय डब्ल्यू लिमिटेड। कह रहा है परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू निकाल लो। तो सर बहुत सिंपल वैल्यू है परचेज कंसिडरेशन। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, मैं यहां पे इक्वेशन बना देता हूं। परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस गुडविल। तो आप देखो उन्होंने जो एसेट्स टेक ओवर किए हैं उनकी नेट वैल्यू रियलाइज हुई है 4,02,000। रिवाइज्ड वैल्यू भी इसको कहते हैं हम, रिवाइज्ड वैल्यू 4,02,000 की नेट वैल्यू और 1,23,000 की गुडविल। इसका मतलब सर जो परचेज कंसिडरेशन आ रही है हमारे पास वो 525,000 की वैल्यू आ गई। दिस इज इट, दैट इज इट। ये हमारी 3 मार्क्स की वर्किंग हो गई, क्योंकि गुडविल की वर्किंग हम ऊपर क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं और नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स की भी वर्किंग हम कर चुके हैं। आगे अब एग्जामिनर कह रहा है कंप्लीट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एडा एंड ब्राइन ऑन पेज नंबर 9 showing the financial statement with the partnership's cash at बैंक अकाउंट। तो सर वो कह रहे हैं कि अगले पेज पे जो आपके पास कैपिटल अकाउंट मौजूद है एडा एंड ब्राइन का, आप ये अटेम्प्ट करें और कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट करें और सेटलमेंट दिखाएं कि पार्टनर्स की सेटलमेंट बैंक के साथ क्या होगी, पार्टनरशिप बैंक अकाउंट के साथ क्या सेटलमेंट होगी। तो मैं 1 मिनट में इस पेज को रोटेट कर देता हूं। ऑलराइट, अब ये पेज रोटेट हो गया तो फोकस कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लेकर आऊंगा। नोट कीजिएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सर एडा ने अ, एडा ने 200,000 इन्वेस्ट किया हुआ था, ये रहा एडा के कैपिटल अकाउंट में 200,000 था और ब्राइन के कैपिटल अकाउंट में 150,000 था। ये नोट कीजिएगा। तो मैं यहां पर इनकी वैल्यूज मेंशन कर दूंगा। 200,000, 150,000। ठीक हो गया। इसके बाद एक पार्टनर का करंट अकाउंट पॉजिटिव था और एक पार्टनर का करंट अकाउंट
नेगेटिव था, मतलब यहां पर मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है पेपर्स चेक करते हुए कि आप लोग करंट अकाउंट की वैल्यू सही, पार्टनर की वैल्यू सही जगह नहीं लिख सकते। एडा का करंट अकाउंट नेगेटिव है 10,000। उसे आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ब्रियान का करंट अकाउंट बनाया, बता। ये एडा का करंट अकाउंट नेगेटिव है 10,000। तो सर एडा का करंट अकाउंट नेगेटिव का मतलब एडा का करंट अकाउंट डेबिट पर आएगा और ब्राइन का करंट अकाउंट क्रेडिट पर आएगा। ये लीजिए 5,000, ये लीजिए, ये वर्किंग है। इसके बाद नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर अब पार्टनरशिप, जाहिर सी बात है ये सेल कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस पूरा सेल कर रहे हैं, तो इन पार्टनर्स को गुडविल मिल रही है, इन पार्टनर्स को गुडविल मिल रही है, 123,000 की गुडविल मिल रही है। गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो। तो सर प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2। 123,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। सर पार्टनर्स को गुडविल मिल रही है, ये गुडविल उनके बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हुई भी थी, इसलिए उनके कैपिटल में मौजूद नहीं थी। अब पार्टनर्स वाइंड अप कर रहे हैं बिजनेस और इनको ये गुडविल मिल रही है, तो गुडविल का कंट्रीब्यूशन 73,800 का एडा को मिलेगा और गुडविल का 49,200 का कंट्रीब्यूशन ब्राइन को मिलेगा। सर गुडविल के साथ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन भी आता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। नोट कीजिएगा, अब तक तो यहां लॉस ऑन रियलाइजेशन नजर आ रहा है, अब तक तो लॉस ऑन रियलाइजेशन नजर आ रहा है कि एसेट्स की रियलाइजेशन में नुकसान हो रहा है। अच्छा, कोई डिसोल्यूशन कॉस्ट नहीं है इस सवाल में, कोई डिसोल्यूशन कॉस्ट नहीं है इस सवाल में। लेकिन आप नोट करो, इन चार एसेट्स के अलावा, इन चार एसेट्स के अलावा दो ही चीजें बचती हैं पार्टनरशिप में। इन चार एसेट्स के अलावा इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स, इन चार एसेट्स के अलावा बिजनेस में दो ही चीजें बचती हैं। फोकस कीजिएगा, एक कैशेट बैंक, वो तो लिमिटेड कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं है, और पार्टनर्स कैश एट बैंक को बेचते तो नहीं है, रियलाइज नहीं कराते, बल्कि सेटल डाउन कराते हैं एंड में, बिल्कुल एंड में। तो उस पे तो कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पार्टनर्स बोले ये पार्टनरशिप में 80,000 रुपए बैंक में पड़े हुए, लेकिन इसे काउंट करो 90,000 रुपए, 10,000 का फायदा। ये तो बहुत अहमकाना बात होगी। बल्कि ये भी नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप के बैंक में 80,000 पड़े हुए और पार्टनर्स बोले कि नहीं इसे रियलाइज करो, 70,000 नुकसान हो रहा है, 10,000, वो भी अहमकाना। तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक पे तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। लेकिन सर उसके अलावा एक लाइबिलिटी बचती है, ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल पे 1,000 का फायदा हो रहा है। ट्रेड पेबल पे 1,000 का फायदा हो रहा है। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं ट्रेड पेबल, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं ट्रेड पेबल, और इस पर 1,000 का फायदा हो रहा है। अब आप पूछे मुझसे कि सर ये 1,000 का फायदा आपको कैसे दिखा, कहां है 1,000 का फायदा, तो ये नोट कर लीजिएगा। 77,000 पे करने थे ट्रेड पेबल्स को, जबकि पार्टनर्स ने पे किए हैं 76,000, तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया। अब यहां मैं ओवरऑल फायदा या नुकसान निकाल लेता हूं। अपेरेंटली नुकसान ही नजर आ रहा है, पार्टनरशिप को लॉस नजर आ रहा है। तो सर 1,000 पॉजिटिव है, -12,000, -7,000, +16,000, -3,000। सर ओवरऑल 5,000 का लॉस ऑन रियलाइजेशन हो रहा है। तो सर ये 5,000 रुपए का नुकसान भी तो पार्टनर्स को जाएगा,
पार्टनर्स को ये भी तो बर्दाश्त करना है। गुडविल के अलावा 5,000 रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना है। गौर से देखिएगा तो सर, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, 3 हिस्से एडा के हैं 3,000, 2 हिस्से ब्राइन के हैं 2,000। अब मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बता दूं कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डिड नॉट आस्क फॉर द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ दीज। आप में से जिन्होंने टेस्ट के दौरान गुडविल की या प्रॉफिट और प्रॉफिट उसको गुडविल और लॉस ऑन रियलाइजेशन को नेट ऑफ करके प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कंसिडर किया है, तो सुन लीजिएगा, इस सवाल में एग्जामिनर ने वो एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात क्लियरली बता चुका हूं कि एग्जामिनर समटाइम्स कैन आस्क यू टू हैव अ सेपरेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर ये नहीं सीखा हुआ होगा तो उस वक्त फंस जाओगे। उस वक्त क्या करोगे? क्योंकि जो नेट ऑफ करके आप लोग सीखते हो, नेट ऑफ वाली आदत आप लोगों की बनी हुई है कि गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को नेट ऑफ कर दो, या गुडविल और लॉस ऑन रियलाइजेशन को नेट ऑफ कर दो और एक ही वैल्यू से एडजस्ट कर दो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जहां पर एग्जामिनर सेपरेट नहीं मांग रहा, चलो वहां तो वर्किंग हो गई, लेकिन जहां एग्जामिनर सेपरेट सेपरेट मांग रहा है वहां क्या करोगे? तो इसलिए मैं आप लोगों से पहले भी इस बात पे फोकस कर चुका हूं, आज भी फोकस कर रहा हूं कि गुडविल और प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन की वर्किंग्स आप अलग अलग करना स्टार्ट कर दें। भारत गुडविल गुडविल ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, लॉस ऑन रियलाइजेशन भी ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, पार्टनर्स को मिल रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, पार्टनर्स को मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से ऑर्डिनरी शेयर्स। और कहा यह जा रहा है या बताया ये गया है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जा रहे हैं, द शेयर्स वर टू बी एलोकेटेड टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट लॉस के हिसाब से, प्रॉफिट लॉस के रेशो के हिसाब से शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सर, ऑफर दी जा रही है 5,25,000, ऑफर दी जा रही है 5,25,000। तो इसका मतलब 5,25,000 के, 5,25,000 के शेयर्स दिए जा रहे हैं इंटू 3/5 एडा इंटू 2/5 ब्राइन जो भी है, बिरयानी लग रहा है, बिरयानी। 525,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 3,15,000 के शेयर्स एडा को जाएंगे, इंटू 2, 2,10,000 के शेयर्स ब्राइन को जाएंगे। सर, ये एडा और ब्राइन के ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। दिस इज इट, यही है हमारे पास। तो अब आप अंडरस्टैंड करो, जरा गौर से देखो, आंखें खोल के देखो कि एडा डिजर्व करता था 273,800, एडा डिजर्व करता था 2,73,800, लेकिन उससे ज्यादा के तो ऑर्डिनरी शेयर्स उसको मिल चुके हैं। तो इसका मतलब है, गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा, एडा के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड ग्रेटर है 10 + 3 + 3 15, दैट इज 328, 3,28,000 एडा की डेबिट साइड है। तो एडा कितने पैसे बैंक अकाउंट में डालेगा? 273,800 माइनस करो सर, 54,200, 54,200 ये पैसे एडा
बैंक में डिपॉजिट कराएगा, तब जाके उसका कैपिटल अकाउंट वाइंड अप होगा। इसी तरीके से ब्राइन के 155 और 49 2,04,000 के करीब बनते हैं। 2,10,000 के तो उसको ऑर्डिनरी शेयर्स मिल चुके हैं। तो आप नोट कीजिएगा, ब्राइन का हिसाब 2,12,000 के बराबर हो गया। 2,12,000 का उसका हिसाब हो गया। जबकि 150,000 प्लस 5,000 प्लस 49,200, 204,200 माइनस 2,12,000, सर 7,800 ब्राइन को पैसे डालने पड़ेंगे। ब्राइन हैज टू पे टू द बैंक, तो जाके उनका कैपिटल अकाउंट वाइंड अप होगा। I hope that this is very clear. I hope everything is very clear as of right now. यहां तक कोई सवाल है तो वो सेंड कर दें चैट के थ्रू। हम आगे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है आगे, इतने इंटरेस्टिंग पार्ट थे, इतनी आसान आसान थ्योरी थी हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इसकी इसकी वर्किंग को फिलहाल इग्नोर किया था। इग्नोर से मुराद 2 नंबर का था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी, ये 2 नंबर नहीं भी आएंगे किसी के, कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे आगे की थ्योरी में मैं थोड़ा सा खफा भी हूं कि यार इतनी आसान थ्योरी है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट होके इन चीजों को पे सोच नहीं सकते। आज जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रेज करूंगा, अब सर वो कह रहा है जर्नल एंट्रीज बना लो कि डब्ल्यू, अब प्रॉब्लम ये था, ये सवाल ये सवाल हमने अभी तक इसका इसका लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि सर ये लिमिटेड कंपनी के पर्सपेक्टिव से, ये सवाल हमारा लिमिटेड कंपनी के पर्सपेक्टिव से आ रहा है ओनली। ये इसका लेवरेज मैंने रखा हुआ था कि लिमिटेड कंपनी का पर्सपेक्टिव हमारा अब आया है हमारे सिलेबस में, अब आ रहा है हमारे सिलेबस में। तो बहरहाल नोट कीजिएगा भाई, डब्ल्यू लिमिटेड क्या टेक ओवर करी है। वो कह रहा है जर्नल एंट्री बना दो, एक्विजिशन को जो पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर किया है, अक्वायर किया है, उसकी डबल एंट्री बना दो। आपके सामने कितनी सिंपल डबल एंट्री बनाने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। सर डब्ल्यू लिमिटेड ने 4 एसेट्स टेक ओवर किए हैं। डब्ल्यू लिमिटेड ने 4 एसेट्स टेक ओवर किए हैं। मोटर इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। देखते जाइएगा, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। तो सर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, हमजा, एहसन, सुफियान, नकी, शायान, बच्चों जरा मुझे ये बताएं, बच्चों जरा मुझे ये बताएं, ये एसेट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? ये एसेट्स पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी के पास, लिमिटेड कंपनी के पास ये एसेट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? जब लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, तो लिमिटेड कंपनी के पास ये एसेट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर ये एसेट्स लिमिटेड कंपनी के पास आ रहे हैं, ये एसेट्स लिमिटेड कंपनी के पास आ रहे हैं। तो लिमिटेड कंपनी के पास, लिमिटेड कंपनी की बुक्स में एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, राइट। इक्विपमेंट टेक ओवर कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। सर लिमिटेड कंपनी इक्विपमेंट टेक ओवर कर रहा है 174,000 में, 174,000 में, 48,000 में मोटर व्हीकल, 89,000 में इन्वेंट्री और 91,000 में ये ट्रेड रिसीवेबल। तो ये देखो जरा, चारों की वैल्यूज यहां लिख देता हूं, चारों की वैल्यूज यहां लिख देता हूं। इक्विपमेंट टेक ओवर हुआ 174,000, 48,000 के मोटर व्हीकल्स, 89,000 की इन्वेंट्री और 91,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेड कंपनी ने गुडविल टेक ओवर की 123,000 की। आप नोट करो, ये पांचों मिलाकर, ये पांचों मिलाकर 5,25,000 हो गए। आप नोट करें, ये पांचों मिलाकर 5,25,000 हो गए। अच्छा, अब जरा मुझे ये बता दो, लिमिटेड कंपनी इस 5,25,000 के अगेंस्ट क्या ऑफर कर रही है? बताएं जरा। लिमिटेड कंपनी इस 5,25,000 रुपए के बिजनेस के अगेंस्ट क्या ऑफर कर रही है?
क्या लिमिटेड कंपनी के पास से कोई कैश गया? क्या लिमिटेड कंपनी ने कोई कैश ऑफर किया? नहीं सर, लिमिटेड कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफर किए। तो क्या लिमिटेड कंपनी का ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल बढ़ रहा है? लिमिटेड कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफर किए, तो क्या लिमिटेड कंपनी का ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल बढ़ रहा है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात को। यस सर, लिमिटेड कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। तो सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो कंपनी जब शेयर्स दे रही है पार्टनर्स को, तो इसका मतलब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ रहे हैं और शेयर का कैपिटल भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ कंपनी ने ये शेयर्स प्रीमियम पे दिए थे। कंपनी ने ये शेयर्स प्रीमियम पे दिए थे, तो सर कंपनी का शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ। अब इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो तो कंपनी ने इस 5,25,000 के एसेट्स के अगेंस्ट शेयर इशू किए हैं। ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल आएगा और शेयर प्रीमियम आएगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग तरीका समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। कंपनी ने 5,25,000 के शेयर दिए, लेकिन हर एक शेयर $1.75 पे दिया। 5,25,000 डिवाइड बाय 1.75। कंपनी ने 300,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू की। कंपनी ने पार्टनर्स को 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं और हर एक शेयर की पार वैल्यू ये देख लीजिएगा, हर एक शेयर की पार वैल्यू $1 है, ये लिखा हुआ $1। इसका मतलब ये कि सर कंपनी ने 3 लाख का शेयर कैपिटल रेस किया और बाकी 2,25,000 शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम। तो सर ये थी डबल एंट्री, जिसका लेवरेज मैंने रखा था कि चलो यार कोई बात नहीं, इस पे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, जाने दूंगा, कोई हर्ज नहीं है। खैर चलो आगे चलते हैं। ये कितना जबरदस्त, अभी आपके सामने जब मैं थ्योरी लेकर आऊंगा आप देखिएगा थ्योरी क्वेश्चन को, कितना जबरदस्त हमारे पास थ्योरी इसका क्वेश्चन है। नोट कीजिएगा थ्योरी का पार्ट, कितना इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है गाइस। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट किड्स, कमिंग बैक। In negotiating the terms of the sale of the business, Ada and Brian initially requested that goodwill be valued at 5 times the average profit of the last 3 years. But W Limited only offered 2 times. They finally reached an agreement of 3 times. अब आप इस सवाल को देखो, अब आप इस सवाल इस टर्म को देखो, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन पे फोकस करो। ये कह रहा है कि जब एडा और ब्राइन निगोशिएट कर रहे थे, जब एडा और ब्राइन निगोशिएट कर रहे थे पार्टनरशिप से डब्ल्यू लिमिटेड से, तो एडा और ब्राइन ने ये क्लेम किया कि भाई हमें 5 टाइम गुडविल दो। एडा और ब्राइन ने ये क्लेम किया कि हमें 5 टाइम्स गुडविल दी जाए, लेकिन डब्ल्यू लिमिटेड ने कहा नहीं, ओनली 2 टाइम्स। फाइनली दे रीच्ड एन एग्रीमेंट टू ऑफ 3 टाइम्स। फिर फाइनली दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ और 3 टाइम्स की गुडविल सेटल हुई। कैन एक्सप्लेन व्हाई डब्ल्यू लिमिटेड डिड नॉट एक्सेप्ट द इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर 5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट? सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट कैलकुलेशन। अब आप देखें, सवाल ये कह रहा है कि भाई क्यों डब्ल्यू लिमिटेड ने वो इनिशियल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की? क्यों डब्ल्यू लिमिटेड ने वो इनिशियल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की? रेलेवेंट कैलकुलेशंस के थ्रू वर्किंग कर लो। तो मैं आपके सामने जरा रेलेवेंट वर्किंग कर रहा हूं, नोट कीजिएगा। जो पार्टनरशिप की रिक्वेस्ट थी,
जो एडा और ब्राइन की रिक्वेस्ट थी, 41,000 उनका एवरेज प्रॉफिट था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर वो इसकी 5 टाइम्स होनी चाहिए गुडविल। तो 5 टाइम्स बनती है, 41,000 इंटू 5 टाइम्स बनती है 2,05,000। ये रिक्वेस्ट की थी पार्टनर्स ने। जबकि डब्ल्यू लिमिटेड ने ऑफर की, जबकि डब्ल्यू लिमिटेड ने ऑफर की 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफर की। ये लो, डब्ल्यू लिमिटेड ने ऑफर की 2 टाइम्स। तो सर ये उनकी ऑफर थी 84,000, फाइनल एग्रीमेंट हुआ 1,23,000 पे। लेकिन कम सवाल ये कह रहा है कि क्यों डब्ल्यू लिमिटेड ने उनकी इनिशियल रिक्वेस्ट 5 टाइम्स ऑफर की, एक्सेप्ट नहीं की। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पे आपको पॉइंट्स बता देता हूं, सिंपल पॉइंट्स बता देता हूं। क्योंकि सर पहली चीज तो गुडविल सब्जेक्टिव है और गुडविल डेफिनेट वैल्यू नहीं है। और शायद डब्ल्यू लिमिट, शायद एडा और ब्राइन की बिजनेस की इतनी वर्थ ना हो, एक चीज। दूसरा, मुझे एक चीज नजर आई थी कि इनके इनके जो इनका जो प्रॉफिट है, इट इज इट इज फॉलिंग, इट इज फॉलिंग। आप ट्रेंड देखो तो 22 में इनका प्रॉफिट ज्यादा था, 23 में कम हो गया, 24 में उससे भी कम हो गया। तो सर इसका मतलब ये कि गुडविल गुडविल तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आ गई है। अगर ये प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसका मतलब आगे डब्ल्यू लिमिटेड को भी शायद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है ना? 2 पॉइंट्स हो गए। हालांकि 4 नंबर का सवाल है। मैं एक और बड़ा पॉइंट आपको बता दूं, अगर डब्ल्यू लिमिटेड ज्यादा गुडविल एक्सेप्ट करता, अगर डब्ल्यू लिमिटेड ज्यादा गुडविल एक्सेप्ट करता तो उसे ज्यादा शेयर देने पड़ जाते, जिससे ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लिखते डेफिनेटली आपको इतना अच्छा इसका मार्क मिलता। कि जाहिर सी बात है, जब परचेज कंसिडर, जब गुडविल की वैल्यू ज्यादा हो जाती, मैं आपको सिंपल अल्फाजों में बताता हूं, अगर गुडविल की वैल्यू ज्यादा हो जाती, 2,05,000 होती, तो 2,05,000 और 4,02,000 के एसेट्स, इसका मतलब 6,07,000 रुपए की परचेज कंसिडरेशन हो जाती। और अभी उन्होंने 5,25,000 की परचेज कंसिडरेशन रखी। 82,000, 82,000, सॉरी ये 82,000 है ओवर हेयर, ये 84 नहीं है, दिस इज 82,000। तो सर 82,000 की उन्हें ज्यादा 82,000 के ज्यादा $82,000 के शेयर और इशू करने पड़ते, जिससे उनकी ओनरशिप डाइल्यूट होती। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खफा होते कि शायद डब्ल्यू लिमिटेड ने खराब डिसीजन ले लिया इतना इतने इतना महंगा बिजनेस खरीदने में। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खफा होते। ये सब चीजें आप इधर बता सकते थे। इसके बाद ये देखो जरा, ये कितना अच्छा यार, कितना अच्छा कमेंट इस पे आखिरी पार्ट पे हमारा बनता है, इतना जबरदस्त कमेंट बनता है। सर, टू सेटिस्फाई द परचेज कंसिडरेशन, Ada and Brian were offered 2 options by W Limited. Option 1, fully satisfied by the ordinary shares of W Limited. Option 2, fully satisfied by cash. Evaluate whether or not Ada and Brian made the right decision to choose option 1. Justify your answer. अब वो कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन के टाइम डब्ल्यू लिमिटेड ने एडा और ब्राइन को 2 ऑफर्स दी, 2 ऑप्शंस दिए कि भाई पहला ऑप्शन ये कि आप हमसे हमारी कंपनी के डब्ल्यू लिमिटेड के शेयर्स खरीद लो, शेयर्स ले लो, शेयर्स अक्वायर कर लो, हम आपको फुल फ्लैश शेयर्स ऑफर करते। और दूसरा ये ऑफर दी, दूसरा ये ऑफर दी कि हमसे कैश ले लो, हमसे कैश ले लो। अंडरस्टैंड करना इस बात को, एडा और ब्राइन ने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया, फुली सेटिस्फाइड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। वो कह रहा है इवेल्युएट करो कि क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया या नहीं।
ऑप्शन 1 का फायदा बताना है, ऑप्शन 1 का नुकसान बताना है, ऑप्शन 2 का फायदा बताना है, ऑप्शन 2 का नुकसान बताना है, और एंड में अपना जजमेंट देना है। तो सुन लें कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑप्शन 1 का फायदा क्या है कि आ, उनको अब उनका उनकी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस से हटके किसी और बिजनेस में सिक्योर हो गई, और डब्ल्यू लिमिटेड अपीयर्स टू बी अ ग्रोइंग बिजनेस, तभी उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस को एक्वायर किया। समझिएगा इस बात को। अब एक और फायदा ये है, उनकी एक तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गई, ठीक है ना। दूसरा, उस पे डिविडेंड्स इनको मिलते रहेंगे, एनुअली डिविडेंड्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अब एक तो गुडविल की भी वैल्यू एडजस्ट हो गई, दूसरा डिविडेंड्स भी मिलेंगे इनको। नुकसान क्या है? नुकसान के इनकी अपने इनकी इनके इनकी जो है कमांड एंड कंट्रोल चली गई बिजनेस से, इनकी कमांड एंड कंट्रोल चली गई बिजनेस से। सर, कमांड एंड कंट्रोल कैसे चली गई? पहले ये एडा और ब्रायन अपने बिजनेस में 100% कंट्रोल पार्टनर कंट्रोलिंग थे, 100% कंट्रोल था। अब अंडरस्टैंड करना, कंपनी के पास ऑलरेडी 5 मिलियन का, ये रहा 5 मिलियन का शेयर कैपिटल है, ऑलरेडी 5 मिलियन का, 50 लाख का, और इनको तो सिर्फ 3 लाख शेयर मिल रहे हैं, इनको तो सिर्फ 3 लाख शेयर मिल रहे हैं। तो सर कहां 50 लाख, कहां 3 लाख? इनका तो कोई 3 डिवाइड बाय 53, सर 5.6% के ओनर बनेंगे ये कंपनी में। इनका तो सही खत्म हो गया, ये एडा ब्रायन तो मिला के कुछ कर भी नहीं सकते कंपनी में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद अगर कैश ले लेते तो फायदा क्या होता? दे कुड हैव डन एनीथिंग, दे कुड हैव स्टार्टेड एनी अदर बिजनेस, और लिक्विडिटी होती इनके पास कैश की। कैश का नुकसान ये था कि सर कैश रुकता नहीं, कैश कहीं पे भी चले जाता, एंड एडा और ब्रायन would have been left with then nothing or less amount than before। फिर आप कहीं पे भी एक तरफ चले जाओगे, हाँ भाई ऑप्शन 1 बेहतर है, नहीं यार ऑप्शन 2 बेहतर होता। दैट सिंपल। इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया? यस प्लीज, यस प्लीज गाइस, क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया? क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई सवाल? चलें आगे चलते हैं। लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Cherry, Winston, and Uper were in partnership, sharing profits and losses in the ratio 3:5:2। तो 3 पार्टनर्स हैं, चेरी, विंस्टन एंड यूपर, और प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:5:2। The partners decided to dissolve their partnership on 1st December 2020. On this date, the partnership's statement of financial position was as follows। तो सर डिसोल्यूशन के टाइम हमने बोला, देखा भी है कि हम सिंपल ये देखते हैं कि क्या क्या किस किस वैल्यू पे डिसॉल्व वो हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, और रिसीवेबल और पेबल के साथ क्या होने जा रहा है। तो सर प्रेमिसेस की वैल्यू है 97,000, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है 22,000, इन्वेंट्री है 17,400। अच्छा, इसका मतलब ये कि कोई ट्रेड रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा मुझे, और बैंक शायद फिर ओवरड्राफ्ट हो, बैंक शायद ओवरड्राफ्ट हो, और ट्रेड रिसीवेबल कोई नजर नहीं आ रहा। कैपिटल अकाउंट्स, चेरी का कैपिटल अकाउंट है 18,300, विंस्टन के कैपिटल में है 54,900, यूपर के कैपिटल में है 26,700। इसके साथ तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स दिए हुए हैं। चेरी का करंट अकाउंट नेगेटिव है, चेरी का करंट अकाउंट नेगेटिव है। विंस्टन और यूपर का करंट अकाउंट पॉजिटिव है, विंस्टन और यूपर के करंट अकाउंट पॉजिटिव है, चेरी का करंट अकाउंट नेगेटिव है। फिर लोन फ्रॉम यूपर, यूपर ने लोन दिया हुआ है 18,000। ट्रेड पेबल्स हैं 14,800, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,330। तो सर 3 एसेट्स हैं
तीनों के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं। चैरी का एक पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव है, बाकी दो के पॉजिटिव हैं। यूपर ने लोन भी दिया हुआ है और एक ट्रेड ट्रेड पेबल्स भी हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है विंस्टन टुक ओवर द इक्विपमेंट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 7,200। इक्विपमेंट विंस्टन रख लिया अपने पास 7,200 का। Premises and furniture were sold for 61,100 and a check for this amount was received. Premises और furniture बेचे गए हैं और उसके अगेंस्ट चेक रिसीव हुआ है। Inventory was sold at a loss of 5,200. A check was received for the amount. Inventory 5,200 में नहीं बेची जा रही। Inventory was sold, ये नहीं लिखा हुआ for 5,200। कह रहा है इन्वेंट्री 5,200 के लॉस के में बेची जा रही है। तो भैया इन्वेंट्री की वैल्यू है 17,400। 17,400 की इन्वेंट्री 5,200 के लॉस के बाद 12,200 की बेची गई। इन्वेंट्री हैज बीन सोल्ड फॉर 12,200। आगे कह रहा है ट्रेड पेबल्स वर सेटल्ड इन फुल बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग अ 5% कैश डिस्काउंट। कह रहा है ट्रेड पेबल्स फुल सेटल किए गए 5% कैश डिस्काउंट के बाद। इसका मतलब 14,800 का 95% पे किया गया है। $14,060 पे किए गए हैं ट्रेड पेबल्स को। और डिसोल्यूशन कॉस्ट आई है 2140। ये तो हमें पता है बैंक से पे किया जाता है। द अमाउंट ओड बाय और ओड टू द पार्टनर्स वर सेटल बाय चेक। फिर जो भी अमाउंट है वो पार्टनर से चेक के थ्रू सेटल हो रही है। अब चाहे पार्टनर ओ करता है या बिजनेस ओ करता है, आपसे मांगा जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट शो द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो सर सबसे पहला एसेट जो मौजूद है बुक्स में, प्रेमिसेस 97,000। ये देखिएगा 97,000 प्रेमिसेस। उसके बाद जो दूसरा एसेट है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 22,000। 22,000 22,000 फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। सर तीसरा एसेट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखते जाइएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू है 17,400। इन्वेंट्री की वैल्यू है 17,400। तीन एसेट्स हैं, डन हो गया। फिर है ट्रेड पेबल्स। अच्छा, एसेट्स डेबिट पर आते हैं रियलाइजेशन की, लायबिलिटीज क्रेडिट पर आती हैं। तो सर ट्रेड पेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रेड पेबल पूरा पैसा नहीं दिया गया। ट्रेड पेबल्स वर नॉट पेड इन फुल। ट्रेड पेबल की फुल अमाउंट थी 14,800। 14,800। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले नोट कीजिएगा, ये प्रेमिसेस बेचे गए और प्रेमिसेस बेचे गए 61। अच्छा, मिलाकर बेचे जा रहे नहीं, क्या हुआ ये? प्रेमिसेस एंड फर्नीचर वर सोल्ड फॉर, अच्छा मिलाकर प्रेमिसेस और फर्नीचर मिलाकर जो है वो 61,100 पे बेचे गए, राइट। 61,100 पर प्रेमिसेस and furniture were sold for 61,100. Is it right? 61,100। चलो, तो इसका मतलब ये कि पैसे आ रहे हैं 61,100। यहां मैं लिखूंगा बैंक और यहां लिखूंगा प्रेमिसेस एंड
फर्नीचर। तो सर प्रेमिसेस एंड फर्नीचर मिलाकर 61,100 रिसीव हुआ। उसके बाद इन्वेंट्री बेची गई है 12,200 की। इन्वेंट्री बेची गई है 12,200 की। 12,200। फिर बैंक में पैसे आए तो बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इक्विपमेंट एक पार्टनर ने रख लिया, इक्विपमेंट रख लिया विंस्टन ने। कह रहे इक्विपमेंट रख लिया विंस्टन ने और रख लिया 7,200 पर। तो सर 7,200 या कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट विंस्टन, रेफरेंस ऑफ इक्विपमेंट। इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट में इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद सर ट्रेड पेबल्स को पेमेंट हुई तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट हुई तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। कितनी पेमेंट हुई है? 14060, 14060। और सर उसके बाद डिसोल्यूशन कॉस्ट है। तो सर बैंक से डिसोल्यूशन कॉस्ट आ गई हमारे पास 2140। यहां वैल्यू आ जाएगी 2140। सर अब हम अगर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखें तो सर डेबिट साइड क्लियरली, बहुत क्लियरली ग्रेटर नजर आ रही है। 97,000 प्लस 22,000 प्लस 17,400 प्लस 14,060 प्लस 2,140। सर 152,600, 152,600 ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड से अगर इसका डिफरेंस ले लें तो सर 14,800 प्लस 61,100 प्लस 12,200 प्लस 7,200 माइनस 152,600। सर 57,300, 57,300 का ये देखिएगा जरा, 57,300 का हमारे पास आ रहा है लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में चले जाएगा। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या क्या नाम है तीनों पार्टनर्स के? चेरी, विंस्टन एंड यूपर। तो नोट कीजिएगा, चेरी, विंस्टन एंड यूपर। तो सर ये 57,300 तीनों पार्टनर्स में किस तरीके से बटेगा? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। ये रहा 3:5:2। इसका मतलब टोटल 10 हिस्से होंगे। 57,300 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 17,190, 17,190। 3 हटाकर 5 कर दो तो विंस्टन का आ जाएगा 28,650 और 5 हटा के 2 कर दो, यूपर का आ जाएगा 11,460। तो सर ये हमारे पास लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गए। आखिरी में हमसे कह रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट है ये बना दें जरा। तो कैपिटल अकाउंट को मैं जरा ये सामने ले आया। ओके, नोट कीजिएगा, वेरी सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सर चेरी का ये है 18,300, 18,300। विंस्टन का है 54,900 और यूपर का है 26,700। उसके बाद दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव हैं और एक पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव है। बहुत क्लियरली दो पार्टनर्स के पॉजिटिव है, एक पार्टनर का नेगेटिव है। तो नोट कीजिएगा, दो पार्टनर्स जिनके पॉजिटिव हैं
विंस्टन और यूपर 2290 और 820, 2290 एंड 820। चेरी का करंट अकाउंट नेगेटिव है 5740, 5740, ये लीजिए। उसके बाद विंस्टन ने इक्विपमेंट विड्रॉ किया था 7200, 7200, ये रियलाइजेशन इक्विपमेंट। ठीक हो गया। तीनों पार्टनर्स को लॉस हुआ रियलाइजेशन पे, तो लॉस की वैल्यू है 17190, 17190। उसके बाद 28650, 28650, और सर 11460, 11460। एक पार्टनर ने लोन भी दिया हुआ था, किसी एक पार्टनर ने लोन भी दिया हुआ था, और सर वो लोन था यूपर की तरफ से 18,000, 18,000। ये लोन यूपर के पास यहां पर आ जाएगा। दिस इज इट, दिस इज इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। दिस इज इट, यही मौजूद है। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि क्रेडिट साइड, अगर किसी पार्टनर की क्रेडिट साइड क्रिएटर है तो उसको पैसे मिलेंगे, और अगर किसी पार्टनर की डेबिट साइड क्रिएटर है तो उसे पैसे बैंक में डालने पड़ेंगे। दिस इज इट। ये हमारा डिसोल्यूशन डन हो गया। तो मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?